बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन? आज मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त डेयरी फार्मर के पास लेके आया हूं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एजुकेटेड हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मईशत को समझते हैं। तो इस कारोबार के हवाले से इनकी जो एनालिसिस है वो तज्ज़िया भी बहुत अच्छा है, हक़ाइक़ पर मबनी है। हक़ाइक़ पर मबनी बातें जानने के लिए, डेयरी फार्मिंग के कारोबार को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से समझने के लिए, इखलास से भरी गुफ्तगू सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप फार्मिंग से मुतल्लिक नित नई मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। भाईजान ज़रा अपना तारुफ करवा दें और अपने इलाके का। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं ज़िला सियालकोट, तहसील सियालकोट के गांव राजवा का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। माजिद भाई, आप ये बफलो फार्मिंग कब से कर रहे हैं? ये मेरे वालिद साहब से मुझे मिली है विरासत में, यानी अबाव अजदाद के टाइम से आप ये कर रहे हैं? हाँ। ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी स्टडीज़ किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में जी। यानी आप मईशत को भी समझते हैं। बिल्कुल। इस हवाले से तो मज़ीद फ़ायदा हो गया कि हमें कुछ अच्छा एनालिसिस मिलेगा। अच्छा भाई, ये बताइए कि आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? तकरीबन 50 से 1-2 ज़्यादा हैं, यानी 50+ आपने रखे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। आपने बफलो फार्मिंग का इंतखाब ही क्यों किया? इसमें क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं या पसंद है जिनकी वजह से आपने इसका इंतखाब किया है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो तो ये है कि ये मुझे पहले से ही मिले, क्योंकि मेरे वालिद साहब यही काम करते थे। ठीक है। और दूसरा, इसके मुतल्लिक मेरी मालूमात काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है। जबकि दूसरे जो जानवर हैं उनके मुतल्लिक मेरी मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। इसलिए मैंने बफलो और काउस में ज़्यादातर जानवर जो हैं वो ख़ुद अपने पाले हुए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि बचपन से लेकर उनकी जवानी तक वो मेरे साथ ही जो है ना वो चलते हैं। ठीक है। यानी यहाँ से फिर हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपकी नौहो है, जिसको आप जानते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप कोई फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले ज़रूरी है कि उस काम को पहले समझें, तो फिर उस फार्मिंग को शुरू करें। बिल्कुल, ये सबसे पहला यही होना चाहिए कि पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है। फिर उसका जाकर तजर्बा करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि ये काम कैसे कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। ठीक है। और मैं अगर इसको मैं करूँगा तो कैसे करूँगा। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ये बताइए कि आपके पास कौन सी नस्ल के जानवर हैं आमतौर पे? मेरे पास जो गाय है उसमें 2-3 ब्रीड्स हैं जी, और जो भैंसें हैं इनमें भी 2-3 ब्रीड्स हैं जो कि पाकिस्तान की मशहूर हैं। ठीक है। जैसे नीली है, रावी है, मोड़ा है, ठीक है, और कुंडी नस्ल। ये 4 किस्म की भैंसें हैं आपके पास मौजूद हैं जी। हम चाहेंगे कि हम आपकी नीली भैंस और मुरा भैंस लोगों को दिखाएं। वो ये भैंस नीली नस्ल की है। ठीक है। क्योंकि ये दरियाए सतलुज जिसे दरियाए नील भी कहते हैं। ठीक है। इसलिए इस भैंस का नाम जो है ना वो नीली है। नीली भैंस है। ठीक है, सही है। तो और ये वाली? ये भी नीली भैंस है। इसके आगे हम आपको कुंडी भैंस की तरफ ले चलते हैं, जो कि हमारे इलाके में कम पाई जाती है। ये कुंडी भैंस है और इसकी निशानी ये होती है कि इसके सींग ऐसा होता है जैसे मछली पकड़ने वाली कुंडी होती है। यानी सींग की निशानी ये है कि ये मछली पकड़ने वाली कुंडी की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जी। आप गौर से देख सकते हैं, इसका सींग मछली पकड़ने वाली कुंडी के जैसा ये सींग है। तो माशाल्लाह ये कुंडी भैंस की अलामत है। हाँ, तो इसकी भी प्रोडक्शन अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल। और उसके बाद मुरा तो इस वक्त बाहर आपको रावी दिखाते हैं। अच्छा। ये देखें, ये रावी नस्ल की भैंसें हैं, ये जिनके सींग थोड़े से बड़े हैं। हाँ, उनके जो है ना मुंह वो सफ़ेद हैं। मुंह थोड़े से सफ़ेद, पाँव भी सफ़ेद हैं। पाँव भी सफ़ेद, थान के ऊपर वो वाइट कलर का डब्स है। हाँ, बिल्कुल। और जो सींग का डायमीटर है वो कुछ ज़्यादा। और इस ज़्यादा बेहतर निशानी ये है कि इसकी जो आइज़ है ना वो ब्लू होती हैं। ब्लू होती हैं, ठीक है। यानी जिनको बिल्ली आंखें कहते हैं ना, वो वाली आंखें हैं, ब्लू कलर की आंखें, खूबसूरत आंखें जी, रावी नस्ल। और ये जो है ये रावी और नीली का मिक्सचर है। नीली रावी होगी ना? नीली रावी भैंस होगी, मिक्सचर हो गया। ठीक है,
बैठी हुई है। हाँ, ये जो बूरी है ये भी रावी नस्ल की भैंस होती है। ये भी ऑलमोस्ट रावी के करीब क्योंकि लानते वो सारी वही हैं, बिल्कुल देख लें, सींग भी वही हैं, आंखें भी वही हैं, और जो वाइट कलर मुंह के नीचे, सर पे, पाँव पे और हवाने पे ये मौजूद है, ये रावी की सारी लामतों को पूरा कर रही है। ये जी देखिए मुर्रा नस्ल की भैंस, ये इंडियन नस्ल है जी बिल्कुल। इसके जो सींग होते हैं ये पीछे को ऐसे ना मुड़ते जाते हैं, इधर से ऐसे जाएंगे ना, ऐसे पीछे को जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मुड़े हुए हैं। हाँ, इसका सर बड़ा होता है बिल्कुल। और ये जैसे आप पंजे को, अपने हाथ के पंजे को ऐसे करें ना, वैसे बना हुआ है इसका सर, बिल्कुल सही। और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो दूसरी भैंसों से ज़्यादा होती है। सही हो गया। दूध की प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छी नस्ल है। ठीक है। और ये दूसरी भैंसों से एक्टिव होती है। ठीक है। यानी कि वो कम भागती हैं, ये गाय की तरह तेज़ भाग लेती हैं। ठीक है। अच्छा भाई, 3-4 नस्लें आपने बताई हैं, इनमें से ज़्यादा बेहतरीन नस्ल कौन सी है दूध के हवाले से? इसमें सबसे अच्छी नस्ल है वो रावी पहले नंबर पे है। ठीक है। और नीली जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है। रावी पहले नंबर पे, नीली दूसरे नंबर पे, और मुर्रा का कौन सा नंबर लगाएंगे आप? मुर्रा का जो नंबर है वो तीसरा और कुंडी का चौथा लगाएंगे। ठीक है। तो जो रावी नस्ल की भैंस है वो आमतौर पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दे देती है डेली का? इसका तकरीबन 2000 से ज़्यादा हो जाता है एक सुबह का। 2000 लीटर से ज़्यादा हो जाता है एक सुबह का। और नीली में जो क्वालिटी है वो ये है कि वो ज़्यादा अरसे तक दूध देती रहती है। ठीक है। अगर उसको 2 साल भी दूध देना पड़े, वो आगे ना सोए जी, तो फिर भी वो जो है ना दूध देती रहती है। ये नीली का इजाफा आप एक बड़ी अच्छी खूबी उन्होंने बताई है कि अगर वो उसका अगला सुबह नहीं होता तो भी वो दूध देती रहती है। अगर उसका अगला सुबह हो जाता है तो फिर वो कितना दूध देती है? नीली की जो प्रोडक्शन है तकरीबन 1800 लीटर हाँ पर सुबह। तीसरे नंबर पे आपने किसको रखा था? मुर्रा नस्ल। उनका कितना होता है? वो भी तकरीबन 1800, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से रेट उसका कम होता है। रेट कम होता है। नीली की खूबसूरती ज़्यादा इसलिए रेट ज़्यादा, इसलिए इसका रेट। कुंडी की क्या एवरेज है? कुंडी की एवरेज जो है वो 1600 लीटर है। सबसे अच्छी फिर इसका मतलब है रावी नस्ल की हुई, अगर वो पूरा आपको सुबह देती है तो। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइए कि अगर कोई बंदा छोटे जानवर लेके पालना चाहता है तो उसको जानवर के पालने तक, अगर वो पूरी जितनी ड्यूरेशन होती है उसके बचा देने की, उस ड्यूरेशन तक बचा दे देता है जानवर, उसको कितना अखराजात आ जाते हैं एक जानवर पे? वो ऑलमोस्ट इलाके के लिहाज से हैं जी। जैसे मेरा इलाका सियालकोट है, यहाँ पालना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉस्टली है। ठीक है। इधर तकरीबन 1,20,000 के करीब जो है ना वो एक जानवर तैयार होता है। ठीक है। लेकिन जिन इलाकों में चरागाहें मौजूद हैं, ठीक है, और चारा सस्ता है, ठीक है, लेबर सस्ती है, उन इलाकों में इनको पालना ज़्यादा मुफीद भी है, ठीक है, बेहतर भी है। और वहाँ इनका ख़र्चा जो है ना तो हो सकता है कि इसके मिडल में आए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये ज़रा क्लैरिटी कर दूँ कि जो इलाके सियालकोट की तरह तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं और चरागाहें इतनी दस्तयाब नहीं है, लेबर महंगी है, वहाँ पे एक भैंस का जानवर तैयार करने में 1,20,000 लग जाते हैं। और अगर आप 5 जानवर तैयार करते हैं तो इसका मतलब है आपके 6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इस यहाँ पे वाज़ा करना चाहूँगा कि अगर आप 5 जानवर तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास 6 लाख का सरमाया होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास चरागाहें और चारा वाफर मकदार में मौजूद है तो फिर आपके अखराजात कम हो जाएंगे उसी तनासब से। अच्छा भाई, ये बताइए कि जानवर छोटे लेके पालना बेहतर रहता है इस काम को करने के लिए, या बड़े जानवरों से स्टार्ट लेना चाहिए? बड़े जानवरों में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि वो फ़ौरन दूध देते हैं। ठीक है। जिससे आपकी आमदनी उसी वक्त बढ़ जाती है। ठीक है, सही है। और अगर आपके पास वसाइल कम है, यानी बड़ा जानवर जो है तकरीबन 2 से 3 लाख के दरमियान में जो है ना ख़रीदा जा सकता है। ठीक है। जबकि छोटे जानवर आपको ऐसे इलाकों और मंडियों में मिल जाते हैं जहाँ पर वो आए हुए होते हैं। ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर लेकर पालेंगे तो आप ज़्यादा जानवर पाल सकते हैं। ठीक है। और अगर दूसरे दूध देने वाले जानवर लेते हैं तो उनके बच्चे पालकर आप अपनी जो तादाद है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप रिकमेंड करेंगे कि बड़े जानवर लें, साथ साथ आपके अखराजात भी चलते रहें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा भाई, कुछ लोग दूसरे इलाकों से जानवर लेके आते हैं, क्या आप समझते हैं कि दूसरे इलाकों से जानवर लेके आने में प्रॉब्लम हो सकती है वो जानवर नए इलाके में एडजस्ट होने में? देखें जी, ये बात तो ज़ाहिर है कि इलाके का फ़र्क तो होता है, पानी का भी फ़र्क होता है। ठीक है।
लेकिन जो जानवर पाकिस्तान के अंदर से आता है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है। जो आप मुल्क से बाहर से मंगवाते हैं उनको ज़्यादा इसका जो है ना प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, यानी विद इन कंट्री आप मंगवा लें तो कोई इतना नुकसान नहीं। जी बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है। फी जानवर रखने के लिए कितनी जगह दरकार होती है? तकरीबन भैंस के लिए 12 मरबा फुट 12 मरबा फुट और गाय के लिए 10 मरबा फुट। ठीक है। इसमें कवर्ड और नॉन कवर्ड एरिया दोनों शामिल है, यानी छत और बगैर छत के, या सिर्फ छत वाली जगह बता रहे हैं? नहीं, ये तो वो जो कवर्ड एरिया है जहाँ पर उसने चारा खाना है, साए में बैठना, पानी पीना है। इसके अलावा एक अलहदा प्लाट होना चाहिए जिनको आप फारग करके उधर भेज दें। ठीक है। वो भी कच्ची ज़मीन का, यानी ताकि वो आराम से बैठ कर जुगाली कर सकें, जो कि दूध की पैदावार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कच्ची जगह दूध की पैदावार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ वो आराम से बैठ कर जुगाली कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसे नोट फरमा लें। अगर आप रेडी का काम करना चाहते हैं तो आपके जानवरों के बैठने के लिए कच्ची जगह होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के वो खुश हो सकें। ये 50 से 52 जानवरों के ऊपर आपके कितने लेबर के अखराजात आ जाते हैं? कितने बंदे आपने रखे हुए हैं? तकरीबन 3 से 4 जो है ना आदमी इनके लिए दरकार होते हैं। ठीक है। और ख़ुद भी इनके साथ काम करना पड़ता है। ठीक है। तो फ़ी बंदा कितनी तनख्वाह ले लेता है यहाँ पे? तकरीबन फ़ी बंदा कितने में पड़ जाता है? ये उसकी अपनी क्वालिटी के लिहाज से है। जो जिसकी काम करने की ज़्यादा क्वालिटी है वो उसकी वो 20 से 25 भी ले लेता है। ठीक है। और जिसकी कम है वो 10 से 12 भी। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आपको इन जानवरों से हासिल क्या होता है? ज़्यादातर तो दूध ही सेल करते हैं बेसिकली जो काम है, लेकिन जो जानवर साथ तैयार हो जाता है गोश्त वाला उसको भी सेल कर देते हैं। अच्छा, आपके आजकल इन जानवरों के ऊपर खुराक के कितने अखराजात आ रहे हैं? तकरीबन एक जानवर के ऊपर जो भैंस है, बैफलो है, वो 1 लीटर पैदा करने के लिए हमारा 70 रुपये खर्चा आ जाता है इसमें। ठीक है। भैंस का 1 लीटर पैदा करने के लिए आपका 70 रुपये खर्च आ रहा है? आ जाता है। इसमें उसकी लेबर और खुराक दोनों अखराजात शामिल? इसमें तकरीबन सारे अखराजात शामिल हैं। फिर में आप चराई तो नहीं करवाते इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर चारा काट के और इधर इनको पहुँचाते हैं। इधर तो चरागा मौजूद कोई नहीं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ये वाज़ा हुआ कि अगर आपके पास चरागा दस्तियाब है तो जितना पैसा आप खुराक की मात्रा में बचा लेंगे वो आपका बच जाएगा। अच्छा भाई, इनकी रोज़ाना की रूटीन आपने क्या रखी हुई है? सुबह से लेकर शाम तक कैसे और कब कब चारा और पानी देते हैं इनको? इनको सुबह तूड़ी और वंडा। ठीक है। और बाद में जो है ना इनको शाम दोपहर के टाइम चारा, जो कि ये तकरीबन शाम तक खाते रहते हैं। ठीक है। जब ये पेट फिल कर लेते हैं तो फिर इनका जो है सारा दिन का गुजारा हो जाता है। ठीक है। और पानी और नहाने का इंतजाम वो भी मौजूद है। जब इनको पानी पे लेके जाते हैं तो साथ इनको नहला भी देते हैं पाइप से, पंप की मदद से। ठीक होता है। अच्छा भाई, अगर जानवरों की हिफाजत करनी हो बीमारियों से तो देसी टिप्स बाद लोग अपनाते हैं, देसी नुस्खे, ताकि जानवर बीमार ना पड़े, तो आप कौन सी चीज़ें अडॉप्ट किए हुए हैं कि जानवर बीमार ना हो? देसी लिहाज से तो जो मसाला जात वगैरह हैं, कोई 1-2 इम्पोर्टेंट अहम बता दीजिए। यानी वो तकरीबन 10-12 चीज़ों से मिलकर जो बनता है स्टामक पाउडर। ठीक है। एक तो उसका होना ज़रूरी है, हर वक्त फार्म में होना चाहिए ताकि एक हफ्ते में उसको एक खुराक दे दें, उसका मैदे का हाजमा वगैरह सेट रहे, ठीक रहे। अच्छा, और दूसरा जो है ना, इनको जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुतअद्दी बीमारी एक दफ़ा फार्म में आ जाए तो फिर वो तकरीबन 1 साल तक फार्म को सीधा नहीं होने देती। अच्छा, जैसे मुंह और गुलगोट वगैरह। एक्सपेंस बताए हैं इसके जानवर के कि 1,20,000 तो ये एक्सपेंस मींस के बड़े जानवर पे इतने एक्सपेंस होते हैं, ये छोटा बच्चा पाल के बड़ा करने में इतने एक्सपेंस आते हैं? ये मैं बता रहा था कि जब बच्चा पैदा होता है और वो इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि जब वो बच्चा पैदा करता है। ठीक है। तो ये लेबर कास्ट वगैरह सब कुछ डाल के इतने एक्सपेंस होते हैं? नहीं, ये लेबर इसमें नहीं डाला, क्योंकि आपने जब खुद काम करना है तो ये सिर्फ वो खर्चा है जो उसने खाना पीना है। बीमारियां कौन कौन सी जानवरों को लग सकती हैं? ये जानवरों में जो ज़्यादा आजकल ख़तरनाक बीमारी आ रही है वो तो फ्लू का आ रहा है, लीवर फ्लू। बिल्कुल। किरम जिगर के किरम। उनकी वजह से जो है ना किसी भी फार्म में 1 से 2 या 3 जानवर जो है ना वो साल में ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। उस पर काबू पाने के लिए हर वक्त जो है ना मेडिसिन देनी पड़ती है जानवरों को। ठीक है। कौन सी मेडिसिन अच्छी है?
मेडिसिन के हवाले से आजकल जो चल रहा है ना, सेंट्रल इंजेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा स्टार कंपनी की एक दवाई है थंडर, उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। शेड के हवाले से नाज़रीन को बताइए कि ये किस तरह का होना चाहिए, कच्चा, पक्का या लोहे का? देखें, शेड अगर लोहे का होगा तो वो दोनों मौसमों में अफेक्ट करेगा। जैसे अगर सर्दी होगी तो वो सर्दी से जानवरों को महफूज नहीं करेगा, ठीक है। अगर गर्मी होगी तो फिर वो गर्मियों से महफूज नहीं करेगा। लिहाजा उसको महफूज करने के लिए जानवरों को जो कच्चा छत है या कच्चा फार्म है वो ज़्यादा जो है ना सूटेबल है जानवर के लिए, ठीक है, जो उसे मौसमी असरात से महफूज रखता है। भाई बहुत शुक्रिया, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए। कोई एक ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से नाज़रीन को गिफ्ट करना चाहें डेयरी फार्मिंग के कारोबार के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप आखिरी बात के तौर पे अपनी तरफ से एक बात ऐड कर दें। जी ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने नौजवान जो हमारी ये काम करना चाहें कि जब आप ये काम करें तो पूरे लगन से, ठीक है, इस काम को करें, इसमें कराहत महसूस ना करें, ठीक है। जब आप नई नस्ल ये काम करेंगी तो बेहतर तरीके से करेंगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होने के चांसेस मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की है जी, बहुत अच्छी बात की है माजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी मालूमात दी। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।